तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले थोड़ा अपडेट किसानों के बारे में भी दे देता हूं। लगभग 14 दिन हो गए हैं दिल्ली की सीमा पर, यानी कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का अभी जमावड़ा है अपनी मांगों को लेकर। लगातार 5-6 राउंड बात हो चुकी है, आज फिर बात हो रही है। सरकार ने कुछ प्रपोज़ल दिए हैं किसान के जो नेता हैं उनको, लेकिन किसान अभी तक अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है और उनका कहना है कि जो उनकी मांग है वो कहीं से भी गलत नहीं है। सरकार वादे कर रही है, मुर्ज़बानी कह रही है कि हम ऐसा नहीं होगा, एमएसपी भी होगी, मंडियां जो है वो ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन किसानों का कहना है कि सिर्फ आपकी ज़ुबान पे हम भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि जो कानून है, कृषि कानून जो आपने पास किया सितंबर में, उसको वापस दें। तो एक तरफ सरकार झुकने को तैयार नहीं है, किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और अभी तक कोई हल इसका नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन उम्मीद यही की जानी चाहिए कि बातचीत से हल हो, जो किसानों की परेशानियां हैं वो दूर हों, जो उनकी मांगें हैं वो मानी जाए, ताकि सब कुछ सामान्य हो सके। और किसानों की वजह से पूरी दिल्ली के जो बॉर्डर पे वो बैठे हुए हैं, बहुत सारे ट्रैफिक और उन सब की भी इश्यूज़ हैं, लेकिन उनकी अपनी मांगें भी बड़े जेन्युइन हैं, क्योंकि उन्हें एक डर है कि उनके मंडियाँ ख़त्म होने से या एमएसपी प्राइवेट लोगों पे लागू ना होने से उनका नुकसान होगा, उनका शोषण होगा। तो इसीलिए वो कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 14 दिनों से जो उनका आंदोलन है वो जारी है और अभी तक तो बातचीत से कोई नतीजा निकला नहीं है। आगे क्या होता है लगातार आप इसकी रिपोर्ट देख ही रहे हैं अलग अलग न्यूज़ चैनल पर, अखबारों में, तो मैं भी इसकी जो अपडेट होगा दूंगा। लेकिन फ़िलहाल की अपडेट यही है कि अभी तक कोई बात बनी नहीं है। अब आते हैं आज की कहानी पर। कई बार कई ऐसे जुर्म होते हैं जिसमें या तो लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं या फिर पुलिस निपटारा कर देती है, तो लोगों के अंदर एक भावना आती है कि सही हुआ। हालांकि कानूनन देखें तो वो गलत है, कानून अपने हाथ में लेना जुर्म है। लेकिन कई बार जब समाज, सिस्टम, अदालत, यहाँ से उम्मीद इंसाफ नहीं मिलती तो फिर ऐसी चीज़ें आती हैं। बेस्ट इसका एग्ज़ाम्पल आपको हैदराबाद की उस डॉक्टर का किस्सा याद होगा, जब 4 रेपिस्ट चारों का इनकाउंटर हो गया, जिसको लेकर तमाम सवाल उठे। तो उसमें यह था कि अगर एक रेप केस में इतना वक्त लगता है इंसाफ दिलाने में, जो निर्भया केस में हुआ, तो फिर उससे अच्छा है कि इस तरह के इनकाउंटर करके उनको उनकी सज़ा दे दी जाए। अब एक तरह से देखें तो लोगों में गुस्सा भी है कि इंसाफ लेट मिलता है और फिर उनके सब्र का बांध टूट जाता है। जो विक्टिम फैमिली होती है, आप उनके दिल से पूछिए उनके दिल पे क्या बीतती है जब वो देखते हैं कि उनके बच्चों का गुनहगार खुलेआम इस तरीके से अभी भी है, सज़ा नहीं मिल रही है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस भरे पड़े हुए हैं। आज की कहानी भी कहीं ना कहीं ऐसी एक कहानी है जिसमें कोई गुमनाम शख्स है और वो काम कर रहा है जो कायदे से कानून, पुलिस, अदालत को करना चाहिए। ये कहानी अपने देश की नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की है। एक शख्स है जिसने अपना नाम रखा हुआ हरक्यूलिस, एक बड़ा फेमस कैरेक्टर है ये। हुआ ये कि एक दिन बांग्लादेश में एक शख्स की लाश मिलती है और उस लाश के साथ एक पर्ची चिपकी हुई थी और उस पर्ची पे लिखा हुआ था कि मैं एक रेपिस्ट हूँ, मैंने इसका रेप किया है और मेरी सज़ा यही थी और मुझे यही सज़ा मिली है, सावधान हो जाओ। अब जब ये लाश मिली तो पुलिस का हैरान होना लाजमी था कि एक लाश के साथ ये पर्ची और पर्ची पे ये इकरार जुर्म कि मैं एक रेपिस्ट हूँ, मैंने उसका रेप किया है और मेरी यही सज़ा थी और मुझे यही सज़ा मिली है, और सावधान हो जाए। सावधानी उन लोगों के लिए जो रेप करते हैं। बांग्लादेश अपने साउथ ईस्ट कंट्री में वो देश है, जैसे अपने देश में भी, इंडिया में भी है, महिलाओं के ख़िलाफ़ जुर्म बहुत ज़्यादा होते हैं, रेप के केसेस बहुत होते हैं। बांग्लादेश का अगर लास्ट फिगर हम देखें तो 2015 से 18 तक 18,000 रेप के केसेस दर्ज किए गए थे। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो दर्ज ही नहीं होते हैं और ये हर जगह है। अपने यहाँ भी रेप के केसेस का यही हाल है और उससे भी बुरा हाल ये होता है कन्विक्शन रेट की। रेपिस्ट को आपने पकड़ भी लिया तो 100 में से 25 को ही आप सज़ा दिला पाते हैं, 75 आज़ाद घूमते हैं, छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका गुस्सा रिफ्लेक्ट होता है सोसाइटी पर, समाज पर। तो बांग्लादेश की कहानी भी यही थी और ये कहानी जो है ये शुरू होती है लास्ट ईयर।
7 जनवरी को एक लड़की की लाश मिलती है ढाका के करीब, और वो लड़की मरने से पहले जब उसका कत्ल हुआ, उसने पुलिस में एक रिपोर्ट लिखाई थी कि मेरे साथ रेप हुआ है और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन पुलिस ने जब तक वो ज़िंदा थी उस केस को सीरियसली लिया नहीं, मामले की जांच भी ढंग से नहीं की, और चूँकि वो पुलिस में पहुंच गई थी, जो रेपिस्ट थे उनको पता चल गया कि ये लड़की पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाने पहुंच गई है। तो इस कंप्लेन लिखाने के 3-4 दिन बाद ही उस लड़की को वो सारे रेपिस्ट जो थे वो उसका कत्ल कर देते हैं। जब कत्ल करते हैं तो मामला बड़ा हो जाता है, क्योंकि पहले रेप की शिकायत लिखाई, फिर उसकी लाश मिली। लड़की के माँ बाप पुलिस स्टेशन जाते हैं और फिर अपनी फरियाद बताते हैं कि ऐसे ऐसे पहले भी उसके हमने कंप्लेंट लिखाई थी, आप लोगों ने कुछ किया नहीं, और उसका रेप हो गया और उसके बाद अब उसका कत्ल हो गया। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तब पुलिस होश में आती है और फिर उस केस को खोलती है जब लड़की ने ज़िंदा रहते हुए रेप की केस शिकायत की थी। माँ बाप के जाने के बाद दोबारा मामला दर्ज होता है और रेपिस्ट के तौर पर एक नाम आता है एक लड़के का, जिसका नाम था रिपन। पुलिस रिपन का नाम दर्ज कर लेती है और उसकी तलाश करती है। 7 जनवरी को लड़की के माँ बाप पुलिस पर रिपोर्ट लिखाते हैं और उसके ठीक 10 दिन के बाद 17 जनवरी को उसी इलाके में कुछ दूरी पर रिपन की लाश मिलती है। सर में गोली मारी गई थी और उसके गर्दन के पास एक पर्ची चिपका दी गई थी और पर्ची पे लिखा था कि मैं एक रेपिस्ट हूँ, मैंने उस लड़की का रेप किया था और मेरी यही सज़ा है जो मुझे मिली, सावधान। अब जब पुलिस को ये पर्ची मिलती है तो पुलिस थोड़ी सी घबरा जाती है कि ये मामला क्या है। जांच की जाती है। अच्छा, नीचे में नाम लिखा था हरक्यूलिस। अब कातिल ने अपना नाम हरक्यूलिस लिखा था। अब हरक्यूलिस नाम का कोई शख्स या तो कोई निकनेम जिसका हो, आसपास में ढूंढना शुरू किया गया, कोई हरक्यूलिस नाम का बंदा मिला नहीं। लेकिन ये मामला तब इतना बड़ा हुआ नहीं, क्योंकि एक रेप, फिर मर्डर, फिर एक लाश और मिलती है और उसके बाद उस लाश के साथ ये पर्ची मिलती है। मीडिया में भी बहुत ज़्यादा ये खबर आई नहीं। खबर आती है जब दूसरा इंसिडेंट इसके बाद होता है। इस केस के बाद करीब महीने भर बाद एक और लड़की का रेप हो जाता है और ये लड़की अपनी दादी के घर जा रही थी, अकेली थी, तन्हा थी। रास्ते में इसको 2 लड़के उठाते हैं और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। लड़की अपने घर पहुंचती है, घर वालों को सारी बात बताती है। घर वाले पुलिस स्टेशन में जाते हैं और रिपोर्ट लिखाते हैं। जब रिपोर्ट लिखाते हैं तो लड़की जो है वो 2 नाम बताती है। वो जानकार थे उस लड़की के, उनमें से एक का नाम था रकीब और एक का नाम था सजल। पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी जाती है। पुलिस रिपोर्ट लिखती है, उन दोनों की तलाश करती है, वो दोनों हाथ नहीं आते। करीब 15 दिन बीतता है। 15 दिन के बाद रकीब की लाश मिलती है। सेम उसी तरह सर में गोली मारी गई और उसके कंधे पे एक पर्ची चिपकी हुई थी और उस पर्ची पे लिखा था कि मैं रकीब एक रेपिस्ट हूँ, मैंने उस लड़की के साथ रेप किया है, मुझे यही सज़ा मिलनी थी, मुझे यही सज़ा दी गई, सावधान, हरक्यूलिस। अब जब ये दूसरी पर्ची मिलती है तो पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये था कि लड़की ने 2 लोगों के नाम लिखाए थे रिपोर्ट में रेप के लिए, एक का नाम रकीब और एक का सजल। रकीब की लाश मिल चुकी थी। पुलिस को लगा ये दूसरा कत्ल है और पुलिस इसी तरह अपनी से तफ्तीश कर रही थी, लेकिन पुलिस की गलती ये थी कि ये दूसरा नहीं, तीसरा कत्ल था। पुलिस रकीब के बाद अब सजल की तलाश शुरू करती है ताकि कम से कम उसको जान बचाया जा सके हरक्यूलिस से। पुलिस उसे ढूंढती है, घर जाती है, घर वाले बताते हैं कि वो आया नहीं है, कई दिन हो गए हैं, इधर उधर ढूंढा जाता है, उसे कहीं नहीं मिलता। 1 हफ्ते के बाद उस इलाके से कुछ और दूरी पर एक लाश मिलती है। लाश की शिनाख्त होती है सजल के तौर पर। ये वो तीसरा शख्स था जिसके सर में गोली मारी गई थी, जिसके कंधे पे एक पर्ची थी। पर्ची पे वही लिखा था कि मैं एक रेपिस्ट हूँ, मैंने रेप किया है, मुझे यही सज़ा मिलनी थी, मुझे यही सज़ा दी गई, सावधान, हरक्यूलिस। अब जब ये पर्ची मिली और इसके बाद पुलिस हैरान परेशान
क्योंकि सारे कत्ल एक ढर्रे पे किए जा रहे थे, सारे कत्ल के साथ एक पर्ची थी, सारी पर्ची में एक ही लाइन लिखी हुई थी, हैंडराइटिंग एक थी और नाम हरक्यूलिस। अब धीरे धीरे बांग्लादेश में हरक्यूलिस का नाम तेज़ी से फैलता जाता है। जैसे जैसे लोगों को ये कहानी पता चलती है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अब हरक्यूलिस को एक हीरो मानने लगते हैं। सरकार पे भी प्रेशर आता है, जो वहाँ की पुलिस, उसके ऊपर भी दबाव कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। रेप विक्टिम शिकायत लिखती है, पुलिस उसे पकड़ती नहीं है, और एक कोई गुमनाम शख्स है जो इन लोगों का हिसाब किताब कर रहा है। इस दौरान में जब पुलिस जांच करती है तो अलग अलग इलाकों से कुछ और खबरें आती हैं। पता चला कि वहाँ पे भी जब जब किसी रेप के मामले में किसी ने रिपोर्ट लिखाई पुलिस में, रिपोर्ट लिखाने के कुछ ही दिनों बाद लाश मिली है, और लाश उस शख्स की थी जिसे विक्टिम ने एक रेपिस्ट के तौर पे नामजद कराया था पुलिस स्टेशन में। तो 3 कत्ल से ये कहानी शुरू हुई। उसका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जब पूरी छानबीन हुई मीडिया में, चूँकि पूरे बांग्लादेश में ये खबरें अखबारों में सुर्खियाँ बनी, टीवी पे दिखाई गई, तो फिर अलग अलग शहरों से पता किया गया। तो पता चला कि अलग अलग शहरों में भी इस तरह की पर्चियाँ मिली हैं और हरक्यूलिस नाम लिखा हुआ है। धीरे धीरे ये नाम बांग्लादेश में बड़ा मशहूर होता गया और बहुत सारे लोग हरक्यूलिस के समर्थक निकल आए। उनका कहना था कि पुलिस अपना काम नहीं करी, कम से कम कोई तो है जो इंसाफ कर रहा है और ऐसे रेपिस्ट को सज़ा दे रहा है। अब इस दौरान उधर जांच शुरू होती है कि आखिर ये हरक्यूलिस है कौन, इस तक पहुंचा कैसे जाए। तो जो पूरी जांच हुई, उसका जो पैटर्न निकला वो ये निकला कि हरक्यूलिस तभी एक्टिव होता है जब किसी रेप का केस पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है और रिपोर्ट दर्ज होती है। जब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होती तब तक वो कुछ नहीं करता। जैसे ही रेप का कोई केस पुलिस स्टेशन में आता है और विक्टिम अगर रेपिस्ट का नाम लिखती है तो फिर उस नाम वाले शख्स के लिए ख़तरा पैदा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस हरक्यूलिस का कनेक्शन या तो पुलिस स्टेशन से है या पुलिस के अंदर है, या हो सकता है वो खुद पुलिस वाला हो। एक बात ये चली। दूसरी ये चली कि पुलिस भी रेप के बढ़ते केसेस से परेशान थी, लोगों का दबाव भी था। तो कुछ इल्ज़ाम पुलिस पे लगे कि असल में ये हरक्यूलिस कोई और नहीं है बल्कि बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों की पुलिस है, जो इस तरीके से उनको गिरफ्तार करके अदालत में ले जाने की बजाय सीधे उनका इस तरीके से उन्हें मार रही है। इस बात को दम कैसे मिला या हवा कैसे मिली, उसकी वजह थी जो 3 कत्ल हुए सजल के, रकीब के, ख़ास तौर पर इनके घर वालों से अलग अलग मीडिया के लोगों ने और कुछ NGOs ने जाके बातचीत की। तो बातचीत में पता चला कि ये लोग कब कैसे गायब हुए। रकीब के घर वालों ने बताया कि वो एक दिन घर में ही था, रात को सादी वर्दी में कुछ लोग गाड़ी में आए और उन्होंने बताया कि वो पुलिस से है, और उसके बाद वो रकीब को अपने साथ ले गए किसी केस की पूछताछ के नाम पर, और फिर रकीब कभी लौट कर नहीं आया। सजल के घर वालों का भी यही कहना था कि वो घर में था, एक दिन अचानक कुछ लोग आए सादी वर्दी में, लेकिन वो लग रहे थे पुलिस के, और वो उसको अपने साथ ले गए और फिर वो कभी लौट कर नहीं आया। तो शक और सवाल ये पैदा हुआ कि क्या वहाँ की पुलिस इस तरीके की चीज़ें कर रही है कि एक रेपिस्ट को उठाकर अदालत की चौखट तक ले जाने के बजाय खुद ही उनका इंसाफ कर रही है, खुद ही सज़ा दे रही है। हालांकि बांग्लादेश के टॉप पुलिस ऑफिशियल ने जब ये मामला मीडिया में सुर्खियां बना तो उन्होंने रिकॉर्ड पर आकर मना किया और कहा कि इस हरक्यूलिस के नाम से या फिर इस तरीके की जो किलिंग है, इससे बांग्लादेश की पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। तफ्तीश आगे भी जारी रही, बल्कि कई बार जो रेप के बाद में केसेस आए, उस कुछ रेप के केसेस में विक्टिम का नाम लिखे लेकिन वो ज़िंदा थे, उनको प्रोटेक्शन दिया गया। और इस बात पे नज़र रखी गई कि देखते हैं कि ऐसा कौन है जो पुलिस स्टेशन से आकर केस की फ़ाइल या FIR की कॉपी उसके ज़रिए रेप विक्टिम तक पहुंचता है और फिर उन्हें मारता है। तो लंबा इसके लिए दौर चला, निगरानी की गई, लेकिन कोई ऐसा शख्स पुलिस के हाथ नहीं मिला जिसके पास के खिलाफ अच्छे सबूत हों पुलिस के। कुछ लोगों को पुलिस ने शक के बिना पे उठाया भी, पूछताछ भी की, लेकिन फिर धीरे धीरे उन सबको छोड़ना पड़ा, क्योंकि जितने कत्ल हुए थे उस कत्ल की तारीख़ और वक्त के हिसाब से और उस जगह के हिसाब से उनकी मौजूदगी साबित नहीं हो पाई। तो धीरे धीरे बांग्लादेश की पुलिस की जांच चलती रही और
एक एक करके उसके बाद भी कई ऐसे लाशें मिली जो रेप विक्टिम की जो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई थी वो नाम थे उसमें, और इससे पहले कि पुलिस उन तक पहुंचती उनको गिरफ्तार कर लिया गया या गिरफ्तार कर लिया जाता, उससे पहले उसकी लाश मिली। हालांकि सही आंकड़े अभी तक बांग्लादेश की पुलिस ने नहीं बताए कि टोटल ऐसे कितने कत्ल हुए जो हरकुलिस ने किए हैं, और ऐसे कितने रेप के केसेस हैं जो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज किए और जिनमें से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। बहुत लोगों ने इससे पता करने की कोशिश की, लेकिन सही आंकड़े और डेटा इसका सामने नहीं आया। बट करीब 2 साल हो गए, गाहे बगाए अब भी कहीं से इस तरह की खबरें आ जाती हैं, हरकुलिस का नाम सामने आ जाता है, लेकिन ये हरकुलिस है कौन, इसकी असली पहचान क्या है, क्यों ये रेप विक्टिम को अपने हाथों से सज़ा देता है, ये एक शख्स है या इसके साथ पूरा एक गैंग है, ग्रुप है जो सिर्फ ऐसे लोगों को जो रेपिस्ट हैं उनको सज़ा देने के लिए निकलता है, इसका कनेक्शन या ताल्लुक़ पुलिस से है, इसका ताल्लुक़ किसी और संगठन से है। ये सारे सवाल अभी भी एक रहस्य हैं, एक राज है, और बांग्लादेश की पूरी पुलिस फोर्स मिलकर भी अभी तक इस हरक्यूलिस का सच सामने नहीं ला पाई है। पुलिस की कोशिश जारी है, लेकिन इससे एक फ़र्क ये हुआ, एक फ़ायदा ये हुआ कि अब जब भी कोई रेप का केस होता है और ख़ासतौर पे दर्ज होता है, तो सबसे पहले पुलिस उस रेपिस्ट के बारे में जिसका नाम दर्ज किया गया है उसको पकड़ने की कोशिश करती है, उसके ऊपर नज़र रखने की कोशिश करती है, ताकि उसके ज़रिए हरक्यूलिस तक पहुंचने की कोशिश की जाए। अभी तक तो कामयाबी नहीं मिली। बीच में अभी मैंने देखा हिंदुस्तान में कई लोगों ने ऐसे ट्वीट किए थे कि ये बांग्लादेश वाले ही केस पे कि इस हरक्यूलिस की ज़रूरत हिंदुस्तान में भी, उसे यहाँ भेज दो। हालांकि जिसने भी लिखा वो पता नहीं कितना सीरियस लिखा, लेकिन मैं फिर भी वही कहूँगा कि कानून को अपने हिसाब से उनको अपना काम करना चाहिए। कानून अगर हर हाथ का खिलौना हो जाएगा तो फिर समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। लेकिन हाँ, बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि कानून भी अपना काम वक्त पे करे, ईमानदारी से करे, जल्द फैसला हो, जल्द सज़ा हो, तो लोगों को शायद ये गुस्सा भी ना आए और किसी हरक्यूलिस को पैदा होने की ज़रूरत भी ना पड़े, अगर कानून का काम अपने हिसाब से सही हो तो बांग्लादेश को ज़रूरत है हरक्यूलिस की, लेकिन बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी अभी भी उसके सपोर्ट में है और कहती है कि चलो कम से कम जो कानून नहीं कर रहा वो कोई एक गुमनाम शख्स है जो रहस्य का चादर ओढ़े हुआ, जिसका चेहरा किसी को नहीं मालूम, जिसका असली नाम किसी को नहीं मालूम, पता ठिकाना नहीं मालूम, वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कुछ खबर नहीं, लेकिन वो इस तरीके से हर रेपिस्ट को अपने हाथों से सज़ा दे रहा है। तो इसको लेके बांग्लादेश के लोग उसके सपोर्ट भी करते हैं। हालांकि पुलिस के लिए एक चैलेंज भी और पुलिस के लिए शर्मनाक भी है कि जो काम पुलिस को करना चाहिए वो एक कोई हरक्यूलिस नाम का नकाब ओढ़े कोई गुमनाम शख्स कर रहा है। तो ये थी कहानी बांग्लादेश के उस रहस्यमयी हरक्यूलिस की जो सिर्फ और सिर्फ रेपिस्ट को अपने हाथों से सज़ा देता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेल भेजे हैं, कुछ और फरमाइश है, मैं उसको धीरे धीरे आप तक जल्दी पहुंचाऊंगा। कुछ लोगों ने जो एक आशीष धीमन है, ये शिमला युग केस जो किडनैपिंग और मर्डर की थी वो कहानी सुनना चाहते हैं। आशीष जी जल्दी सुनाता हूँ। गौतम सिंह हैं, इसके अलावा सुदीप्ता रॉय हैं, तारा रॉय हैं, कावत पटेल हैं, जयदेव सिंह अवाना हैं, और इन्होंने एक कहानी में कुछ करेक्शन भी बताई थी जो 1952 चेन्नई वाली स्टोरी थी कि 5 साल नहीं 7 साल की सज़ा हुई थी। तो मैं उसको एक बार और चेक करूंगा जयदेव सिंह, लेकिन आपने ध्यान दिलाया, थैंक यू वेरी मच। गलतियां इंसान से ही होती हैं। क्षितिज बगैत हैं, इसके अलावा दीपक हैं, राजू बारापात्रे हैं, वेंकटा रमन रेड्डी मेटुकू हैं, सुधीर यादव हैं, एनी सिंह हैं, डी सिंह राठौर हैं, फूल सिंह डागर हैं, अर्श सिंह हैं, श्री निकेतन वी स्टूडियो, इसके अलावा रोहित द्विवेदी, आर डोडिया, शैलेश, सी शेखर बोहरा, राहुल, कपिल कुमार, अंकित सिंह, राजपाल सिंह, शिवम उपाध्याय, विशाल कुमार पटेल, शीतल तिलेकर, स्वरूप बेदबक, राकेश बिनवाना, दुलाल अहमद, अंकित अग्रहरी,
गौतम सिंह, लल्लन ठाकुर, पलक सिंह, अंकित, रवि शर्मा। तो आप लोगों ने बहुत सारे, आप में इसमें से कहानी की फरमाइश भी है, वो भी मैं बारी बारी से सुनाऊंगा। तो आज कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।